हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। चलो आ जाइए, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। और आज हम एक हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। आदिकाल के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी जी को पढ़ेंगे। और तो जायसी जी, मलिक मोहम्मद इनका नाम है। जायसी इनके गांव का नाम था और जिसके कारण इनका मलिक मोहम्मद जायसी नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जायस गांव के रहने वाले थे। ठीक है। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो शुरू करते हैं बिना विलंब के क्लास को। तो ये है कि जायसीकृत पद्मावत जो रचना है दोस्तों, उसमें 57 खंड है। और इसका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। इसके साथ कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व, मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा उससे पहले जो जो ग्रंथ लिखे गए थे उनके बारे में चर्चा की है। मधुमालती के बारे में चर्चा की है उन्होंने। मृगावती के बारे में चर्चा की है। मुग्धावती में चर्चा की है बारे में। उसके बाद प्रेमावती की चर्चा की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। उसके बाद जायसी फरसीद सूफी शेख मोहम्मद मोहिउद्दीन के शिष्य थे। ये आपने बताना पर ध्यान रखना है कि फरीद शेख मोहिउद्दीन मोहिउद्दीन के शिष्य थे। मतलब इनके गुरु कौन थे? तो फरीद शेख मोहिद्दी थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे। तो आपने ध्यान रखना है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है वो शेर शाह सूरी के समकालीन थे। और ये अमेठी के निकट जायस में रहते थे। तो कहते हैं कि जायस जो नाम है इनका इनके गांव के कारण पड़ा। तो अमेठी के निकट एक गांव है जिसका नाम है जायस, तो जिसके कारण इनका नाम जायसी पड़ा। और ये इनकी जो मजार है वो आज भी जायसी में है। इसके साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे कि जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय। तो दोस्तों इनके कुछ ग्रंथ और उनके विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं दोस्तों पद्मावत के बारे में, जो एक महाकाव्य है जिसके अंदर नागमती है, पद्मावती है और रतनसेन, ये तीन हैं। इन तीनों की क्या है दोस्तों? प्रेम कहानी चलती है। हीरामन तोता कैसे रतनसेन को बताता है कि पद्मनी जो पद्मावत है वो कितनी सुंदर है और परमात्मा का रूप है। और नागमती जो है वो इनसे रतनसेन से पहले विवाह हुआ था। तो किस प्रकार रतनसेन अपने राज्य को छोड़ के पद्मावत को ढूंढने के लिए जो सिंगल द्वीप चले जाते हैं और वहाँ पर एक भिखारी का, मतलब एक साधु का वेश धारण करके किन यातनाओं में पद्मावत को पाते हैं उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद जायसी जी की रचना, अगली रचना जो है वो है अखरावट। तो दोस्तों अखरावट के अंदर क्या है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत समी तत्वों का वर्णन किया गया है। तो ये ध्यान देना है कि किस भाषा के अक्षरों को लेकर है। तो ये हिंदी को लेकर है दोस्तों। क्या है कि हिंदी के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों पर चर्चा की गई है। तो इसके साथ हम दोस्तों अगले पन्ने पर पढ़ेंगे। तो अभी इनकी जो अगली रचना है दोस्तों, वो रचना है कि आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम की अगर चर्चा करते हैं हम, तो आखिरी कलाम में क्या है कि कयामत का वर्णन किया गया है। जो सूफी संत हैं वो कयामत की बात करते हैं। कि एक संसारिक जीव किस प्रकार परमात्मा से मिलता है और एक बका की स्थिति को प्राप्त कर जाता है। तो इस प्रकार क्या है, ये आखिरी कलाम जो रचना है जायसी जी की, इसमें क्या है, क़यामत का वर्णन किया गया है। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। तो सूफी जब काव्य लिखे जाते थे उस समय क्या था कि भाई सबसे पहले परमात्मा को याद किया जाता था। और उस समय जो बादशाह रहते थे उनकी स्तुति भी की जाती थी, उनकी प्रशंसा में भी शब्द लिखे जाते थे। तो आखिरी कलाम के अंदर क़यामत का वर्णन है और उसके साथ क्या है, मुगल बादशाह बाबर का भी प्रशंसा की गई है। इसके साथ हम देखते हैं चौथी रचना जो है जो जायसी जी की रचना है चित्ररेखा।
तो दोस्तों चित्ररेखा रचना जो है वो रचना जो है लघु प्रेमाख्यान है। तो इसको ध्यान देना है कि जो चित्ररेखा रचना है वो जायसी जी की है, और उस रचना के अंदर क्या है, लघु प्रेमाख्यान का वर्णन किया गया है। इसके साथ हम दोस्तों अगले प्रश्न, अगली जगह अगला पॉइंट पकड़ते हैं कि कहरनामा एक रचना है इनकी, कि जायसी जी की एक रचना है कहरनामा। तो कहरनामा रचना के अंदर क्या है कि आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक विवाह मतलब परमात्मा के साथ किस प्रकार एक प्रेमी का विलीन हो जाता है, तो एक आध्यात्मिक विवाह कहलाता है। तो कहरनामा रचना के अंदर आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। यह कहरवा शैली है। तो इनकी खास करके सूफियों की या जायसी जी की बात करते हैं तो कहरवा शैली में लिखी गई ये रचना है दोस्तों। और इसके साथ हम अगली रचना पे बढ़ते हैं। अगली जो रचना है जायसी जी की, ये है मसलनामा। और इसमें क्या है, ईश्वर की भक्ति के प्रति क्या है, प्रेम से निवेदन किया गया है। तो मसलनामा रचना की हम बात करें दोस्तों, तो मसलनामा रचना में क्या है कि ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन किया गया है। मसलनामा कहावत ये एक रचना है दोस्तों। इसके साथ हम कुछ पॉइंटों में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो इस विशेष तथ्य हैं। आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं दोस्तों? आचार्य शुक्ल मानते हैं कि जायसी द्वारा रचित 3 ही ग्रंथ मानते हैं वो। एक तो वो मानते हैं कि पद्मावत है उनका लिखा हुआ, एक उनकी एक रचना है अखरावट है, और एक रचना मानते हैं आखिरी कलाम है। तो इस प्रकार अगर आचार्य शुक्ल के हिसाब से कोई क्वेश्चन बनता है कि जायसी की रचनाएं कौन कौन सी है, तो आपने बताना है पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। तो इस प्रकार आचार्य शुक्ल एक बात और कहते हैं कि पद्मावत की कथा का क्या है, जो पूर्वार्ध भाग है, मतलब एक रचना जो होती है दोस्तों, जिसे 2 भागों में एक रचना को लिखा गया है, मतलब पार्ट 1 में लिखा गया है और पार्ट 2 में लिखा गया है। तो पद्मावत को जो क्या नाम है, आचार्य शुक्ल मानते हैं कि पार्ट 1 जो है ना वो एक काल्पनिक रचना है। क्या मानते हैं कि एक काल्पनिक रचना है। दूसरी जो उत्तरार्ध मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है, उसको वो मानते हैं कि ये एक क्या है, ऐतिहासिक रचना है। तो ये आपने ध्यान देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो जो पद्मावत के 2 भागों को, मतलब जो पूर्वार्ध भाग है उसको तो वो मानते हैं कि काल्पनिक है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो उत्तरार्ध भाग है इसका, इसको वो ऐतिहासिक मानते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कबीर ने केवल, क्या लिखते हैं कि भिन्न प्रतीत होती है, बोला कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई अप्रोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, पर यह काम जो है जायसी ने पूरा किया है। तो उनकी कबीर के जीवन और जायसी की रचनाओं के बारे में कुछ बात यहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर ने जो केवल भिन्न प्रतीत होती हुई अप्रोक्ष सत्ता की एकता का अभाव दिखाया है, जहाँ पे दिया है, और प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, पर यह काम जो है ना जायसी जी ने किया है। अभी पद्मावत की जो रचना है, पद्मावत जो रचना है, उस रचना के जो पात्र हैं वो पात्र किस चीज के प्रतीक हैं, उसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करते हैं कि जो पद्मावत के जो मुख्य पात्र है, तो पद्मावत एक पद्मावत के पात्र है, दूसरी तरफ क्या है, प्रतीकार्थक है, वो किस किस चीज के प्रतीक माने गए हैं। तो आपने देखना है कि जो रतन सेन है, रतन सेन किसके प्रतीक माने गए हैं दोस्तों? तो वो मन के प्रतीक माने गए हैं, वो एक आत्मा के प्रतीक माने गए हैं। तो हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सिंहल, सिंहल जो राजमती का जो पद्मावती का क्या है, जहाँ पे उनका पिता का घर है, उसको क्या माना गया है, हृदय माना गया है। क्योंकि जो सिंहल द्वीप है उसके बारे में बहुत ही गहन चिंतन किया गया, मतलब उसको एक स्वर्ग से भी बड़ा बताया गया है। तो सिंहल द्वीप क्या है, एक हृदय है। और उसके बाद हम पद्मावती की बात करेंगे दोस्तों। तो पद्मावती क्या है दोस्तों? पद्मावती सात्विक बुद्धि है, जो कि एक परमात्मा का रूप है, जिसे क्या है रतन सेन प्राप्त करने के लिए सिंहल द्वीप चले जाते हैं। हीरामन तोता जो है गुरु का रूप धारण करता है और रतन सेन को बताता है कि परमात्मा जो है वो सिंहल द्वीप में बसते हैं। तो किस प्रकार जो रतन सेन है सिंहल द्वीप जाते हैं और वहाँ पे एक साधु का वेश धारण करके किस प्रकार से किन मुश्किलों के अंदर से इनको, मतलब पद्मावती को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे सुआ जो तोता को कहा जाता है, जो हीरामन तोता है, वो क्या है दोस्तों? गुरु का रूप है, क्योंकि ये क्या है, रतन सेन को पद्मावत के बारे में बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों
कि नागमती के बारे में चर्चा करते हैं। नागमती जो है वो क्या है, रतन सेन की पत्नी है। और इसको, इसमें जो ग्रंथ में है, जो पद्मावत में है, क्या कहा गया है कि दुनियावी धंधा है और ऐतिहासिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। आगे दोस्तों राघव चेतन है, जो कि एक शैतान का रूप माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक माया का रूप है। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि विजय सेन नारायण शाही ने पद्मावत को क्या कहा है, हिंदी में अपने ढंग का एक अकेली ट्रेजिडिक कृति कहा है। तो ये ध्यान देना है कि जो विजय देव शाही नारायण शाही है, उन्होंने पद्मावत के बारे में क्या लिखा है कि हिंदी को में अपने ढंग की एक अलग क्या है, ट्रेजिडिक कृति कहा है उन्होंने। तो इस प्रकार दोस्तों पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। उसके बाद प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाइयाँ पाई जाती है। 4 चौपाइयों के बाद एक दोहा पाया जाता है। यानी कि जो प्रेमा खान के जो रचना है, जो सूफी काव्य की रचना है, जो प्रेमा खान रचना है, उनके अंदर क्या होता है कि 5 तो चौपाइयाँ लिखी जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक दोहा दिया जाता है। पर ये जो 2 रचना है दोस्तों, यानी कि पद्मावत जो रचना है, तो मधुमालती जो रचना है, उसमें क्या है कि 7 दोहों के बाद एक जो है 7 चौपाइयों के बाद क्या है, एक दोहे की रचना की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखते हैं कि जो मृगावती रचना है, मधुमालती रचना है, इंद्रावती रचना है और सत्यवती कथा है, उसके बाद चंदायन है और आलमकृत जो कामकंदला रचना है, माधव माधव नल कामकंदला, इनके अंदर क्या है कि 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पद्मावत के अंदर क्या है कि 7 दोहों के बाद एक दोहे की व्यवस्था की गई है। इसके साथ हम दोस्तों एक बात करते हैं कि प्रेमा खान काव्यों में 7 चौपाइयाँ के बाद एक दोहे की बात की गई है। तो किस प्रकार की ये रचनाएं, 2 रचनाएं मिलती है हमारे को। एक तो रचना है दोस्तों पद्मावती, दूसरी रचना है चित्रावती। तो इन दोनों के अंदर क्या है कि 7 दोहों के प्लस एक दोहा, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। ठीक है, 7 तो चौपाइयाँ हैं और एक दोहे की व्यवस्था है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जो इन रचनाओं के अंदर जो प्रेमा खान, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत क्या है, मधुमालती, तो इन रचनाओं के अंदर क्या है कि 5 5 दोहे, 5 जो है वो चौपाइयाँ हैं और फिर एक दोहे की व्यवस्था है, फिर 5 चौपाइयाँ हैं। ठीक है, पर इस प्रकार जो जो 2 रचनाएं मिलती है हमारे को, एक चित्रावली और दूसरी पद्मावत, तो इनके अंदर क्या है कि 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे की व्यवस्था है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की जो कक्षा है उसको हम यहीं